हेलो बच्चों। तो एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है आप लोगों का। पिछला जो पार्ट है वेक्टर्स का, इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने वेक्टर्स को डिफाइन करना, उसके मीनिंग को समझना और डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स को क्लासीफाई किया हुआ है। वेक्टर के एडिशन तक हमने कर लिया, जिसमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम वेक्टर्स को प्रोडक्ट करना सीखेंगे। प्रोडक्ट करना या मल्टीप्लाई करना जिसे कहते हैं। होता क्या है बेसिकली, देखो जो आपके नॉर्मल क्वांटिटीज होती है जिनको हम स्केलर्स कहते हैं, जो आपके नंबर्स है, जैसे जैसे हम 2 into 3 कर रहे हैं तो 6 आ जाता है, 4 into 5 कर रहे हैं तो 20 आ जाता है, तो उनको नॉर्मली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वट वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में ये चीज़ ऐसे अप्लाई नहीं होती है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को निकालने के लिए हमें कुछ अलग तरह के मेथड अपनाने पड़ेंगे। इसका जो मेन रीज़न है वो है ये कि वेक्टर जो क्वांटिटीज़ है इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है, तो आपको डायरेक्शन भी देखनी होती है वेक्टर की, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डायरेक्शन आने वाली है। तो यही चीज़ डिस्कस करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करते हैं, और ये दो टाइप का आगे जाके होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आप ध्यान से अपने पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ में क्वेश्चन कीजिए डॉट प्रोडक्ट के भी, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम वेक्टर के जो कॉम्पोनेंट फॉर्म है उसको भी समझेंगे कि कैसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए इस चीज़ के साथ शुरू करते हैं। अपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो टाइप का होगा ये, जैसे मैंने आपको कहा। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मेनली हम दो तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक रहता है आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा रहता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ये ध्यान ये रखना है आपको, डॉट प्रोडक्ट को हम या तो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो आंसर आना है वो स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो इसमें क्रॉस का यूज होने वाला है। डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से दो वेक्टर्स के बीच में लिखते हैं, ए डॉट बी की फॉर्म में। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिखते हैं, ए क्रॉस बी में। इसमें जो आंसर आने वाला है वेक्टर प्रोडक्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। डेफिनेशंस की अगर बात करें हम, तो ए डॉट बी, ये आने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कॉस ऑफ थीटा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट भी वैसा ही है, बट इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, साइन ऑफ थीटा होता है, बट इसके पास अपनी एक डायरेक्शन होती है जिसे हम एन कैप कहते हैं, जिसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है दोनों है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। अभी हम इनके फीचर्स की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करके क्या आंसर देता है, अलग अलग क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं। तो शुरू हम डॉट प्रोडक्ट से करते हैं। देखिए, तो आपका शुरुआत जो प्रोडक्ट है वो है डॉट प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट दोनों इसके नाम हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर आने वाला है वो एक स्केलर वैल्यू आने वाली है। तो स्केलर का मतलब एक डेफिनेट नंबर आएगा जो आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन जैसे मैंने बताया आपको, ए डॉट बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, ये दो वेक्टर्स के बीच में लगने वाला एंगल है। जैसे कि आपके पास मान लो आपका वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ऐसे एक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो ये वो एंगल होगा, या तो ये क्वेश्चन में दिया होगा या कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ से हम कुछ चीज़ें नोट कर ले, देखो जो आपके काम की आएगी, जिसकी डेफिनेशन से हमें मिलता है, ए डॉट बी से मिलता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो उस एंगल को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको एक वेक्टर दिया होगा, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट में। अच्छा, मैंने आपको मैग्नीट्यूड लास्ट क्लास में बताया था, देखो कि आपका जो मैग्नीट्यूड होता है ए और बी का, वो उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर होता है। उसका ये उसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। वैसे ही बी के केस में भी होता है, ये जो उसके कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करना, यानी कि उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और बी जेड उसका स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करना है। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। देखो, इसको कंपोनेंट फॉर्म में ज़्यादा इजी रहता है समझना आपको। कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई जे और के वाला फॉर्म, जहाँ पे आपके पास वेक्टर को कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k
k कैप। और दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं b वेक्टर, इसको आप मान लो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इस तरह का वेक्टर है। आपसे कहा जा रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल डॉट प्रोडक्ट करते वक्त क्या करना है आपको, जो i और i के कंपोनेंट, j और j के कंपोनेंट, k और k के कंपोनेंट, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और सिंपली ऐड कर देना है। i और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5, i नहीं लिखना है आपको, 3 इंटू 2, ये वैसे लिखोगे आप 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। यहाँ i, j और k नहीं लिखने, क्योंकि i डॉट i क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि i डॉट i यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, डेफिनेशन लगाई जाए कॉस, वो होता है 1, और सेम वेक्टर आपस में जो एंगल बनाते हैं वो 0 डिग्री का एंगल बनता है, और कॉस 0 होता है 1, मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, ये भी 1 ही होता है, तो सारा कुछ मल्टीप्लाई होकर 1 बनता है। तो i डॉट i 1 बनता है, j डॉट j भी 1 बनता है, k डॉट k भी 1 बनता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, सिंपली आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 4 4 जार 16, मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे जब, ये बन जाएगा 32। तो ये जो लास्ट आंसर है इसका डॉट प्रोडक्ट में, वो क्या आ रही है, वो एक स्केलर वैल्यू आ रही है, सिंपली 32। ये क्या आ रही है, एक स्केलर वैल्यू आ रही है, सिंपल प्योर सा नंबर आ रहा है, इसलिए इसको कहा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट आ गया। अभी अगर आपको देखो इसके एंगल की बात करनी है इन दोनों के बीच में, तो क्या करना होगा, ये हमारे पास a डॉट b आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे a का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, b का भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो अगर मैं a का मैग्नीट्यूड निकालूं, वो कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 2 जार 4 प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको आप ऐड करोगे, 6 प्लस 4 16 प्लस 4 20 और 29 का स्क्वायर रूट। वैसे अगर आप b का वो निकालोगे तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, तो इसको आप ऐड करने पे आपको मिलेगा 35 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने यहाँ से इनके मैग्नीट्यूड को रिवाइज किया कि कैसे निकाला जाता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सिंपली आप क्या करोगे, अब cos ऑफ थीटा, a डॉट b आपके पास कितना आ चुका है, 32 आ चुका है, डिवाइडेड बाई इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है 29 इंटू 35। अगर आपकी रेंज में है कैलकुलेशन के लिए तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इतना ही छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज होगी कैसे दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और क्या डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है। इसके लिए मेनली आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स भी निकालने होंगे, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको वेक्टर का थोड़ा बेसिक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए कि कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल फॉर्म क्या होती है वेक्टर्स की। हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो जैसे कि देखो आपके पास जहाँ पे भी एंगल इन्वॉल्व होता है वहाँ पे पहली ये चीज़ बनती है कि कितनी वैल्यू उस क्वांटिटी की मैक्सिमम आ सकती है, कितनी मिनिमम आ सकती है। पहले हम बात करते हैं अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब कि अगर हमारे पास जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है अगर उसी डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर है, इक्वल होना ना इक्वल होना ये अपनी अलग बात है कि वो इक्वल होते हैं कि अलग होते हैं, बट पैरेलल है एक दूसरे के, तब आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा। देखो आपकी वैल्यू क्लियरली बता रही है कि ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब कॉस की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पे होती है और कॉस 0 होता है वो होता है 1 के बराबर, तो यानी कि कॉस 0 डिग्री आपके पास 1 होता है, जो आपका आंसर आएगा ए बी। यानी कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाएगा, सिंपली उनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं, उनको आपस में प्रोडक्ट करना, और ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में नहीं आ सकती है। दूसरी बात करते हैं, ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चन अलग से ही पूछे जाते हैं और एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो जब थीटा 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री का मतलब होता है जब वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। यानी कि अगर कहीं सिचुएशन वैसी है, आपके पास ए वेक्टर है ये ऊपर की तरफ है और बी वेक्टर मान लो इसके ठीक परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है,
तो यहाँ पे जो अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे, आपका जो एक्सप्रेशन कहेगा कि वेक्टर्स को जब डॉट करेंगे तो आपके पास ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा। जो कॉस 90 होता है ये 0 के बराबर होता है, तो इसलिए जो आपका ए बी इंटू 0 ये बन जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी आएगा 0। पहली बात है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। दूसरा बात है ये इंडिकेट क्या करता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 व्हेन ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन अलग तरह से पूछा जाता है आपसे कि वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर दिए हुए होंगे, आपसे कुछ वैल्यू पूछ ली जाएगी, या आपको आता है कि प्रूव दैट द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस केस में आपको करना क्या है, सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका क्लियर सा मीनिंग होता है कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीसरे एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कि अगर आपके ऑर्डर चेंज करने पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपके पास इक्वल आ रहे हैं, तो उस केस में इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक अलग सी प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स में होती है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है, ये इस पे ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चौथी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारा डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, यानी कि अगर आपके पास कहीं इस तरह की सिचुएशन है, दो वेक्टर्स अंदर ऐड हो रहे हैं, बाहर से आपको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपली क्या होगा, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर अप्लाई की जा सकती है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स है जहां पे आपका डॉट प्रोडक्ट फिजिकल क्वांटिटीज को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो अगर मुझे दिमाग में जो आ रहा है वो है वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट आपको वर्क डन में होता है, इसलिए वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। आपका पावर हमें निकालनी है, तो पावर भी क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। आपका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स या जो दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसमें भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। अगर हम ई डॉट ए की बात करें या फिर ई डॉट डी एस भी लिखा जाता है, उसको क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कह रहा है a force of 2i cap plus 6j cap and 5k cap is applied on an object such that it get displaced through a distance of, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी आपके पास एक वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है थ्रू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आपको कहा कि फाइंड आउट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट पे कितना काम हुआ, कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया उस फोर्स पे लगने के बाद, और आपको वर्क डन बताना है निकाल के। तो आप सिंपली क्या करोगे, वर्क डन, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -2 सिंबल के साथ लेके चलना उसको, प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। अब इसको सिंपली आप जैसे नॉर्मल स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो, उसको ऐड करते जाना है। 2 2s are 4 -4 प्लस 6 2s are 12 प्लस 5 3s are 15। अब प्लस और प्लस वाले साथ में माइनस उसके साथ अलग रहेगा, ये 27 आएगा, माइनस करोगे तो ये 23। वर्क डन निकाल रहे हैं तो जूल इसका यूनिट रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। यहाँ तक आप डॉट प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ के नोट कर लीजिए। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आती है। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, जहाँ डायरेक्टली उनकी एप्लीकेशन होती है। पहला क्वेश्चन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। दो तरह के वेक्टर्स दिए हुए हैं आपके पास ए और बी, सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि m की वैल्यू निकालनी है, दो वेक्टर दिए हैं और एक सिचुएशन दी है कि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। बिकॉज आपको पता है इफ दो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इंप्लाइज, तब क्या होता है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है
वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। देयरफॉर आप यहाँ पे वही चीज अप्लाई करोगे, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और उसको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम b के साथ, फिर उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो दूसरी वैल्यू है आपके पास 3i कैप माइनस ऑफ एम जे कैप प्लस 6k कैप, और इनका जो सॉल्व करके आना चाहिए वो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। आई वाले के आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जार 6 प्लस 3 इंटू माइनस एम, ये बनेगा माइनस ऑफ 3m, फिर माइनस 6 इंटू 6 माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली आपको देखना क्या है, m को सेपरेट रखना है, बाकी वैल्यूज को सॉल्व करते जाना है। माइनस 3m ये दोनों सॉल्व होके माइनस ऑफ 30 बना देंगे, और माइनस ऑफ 3m विल बी इक्वल टू, आगे जाके ये 30 पॉजिटिव का हो जाएगा, और 3 10 आर 30, तो m आपके पास बन रहा है माइनस ऑफ 10। तो m माइनस 10 जब डालेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, डॉट प्रोडक्ट की 0 आएगी। तो इस तरह से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर सिचुएशन दी हो कि डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का 0 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास कहा हुआ है दो वेक्टर्स दिए, उनके बीच का एंगल निकालना। देखो जब भी एंगल निकालना तो आपको सिंपली दो चीजें चाहिए होती है। कॉस ऑफ थीटा मैंने कहा था आपके पास, वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा 1 इंटू माइनस वन, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, 2 इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस ऑफ 2। ये सभी कॉम्पोनेंट्स है जो आई और आई वाले, जे और जे के साथ, के का के साथ। ए का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4। कॉस ऑफ थीटा, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत है तो आप पिछले कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां पे हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है, माइनस 1 प्लस 2 और आगे जाके प्लस 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस रह गया। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में बन रहा है 2 प्लस 2 ये 4 बन रहा है, इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ इंटू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना आएगा, और 4 प्लस 2 6, ये 6 का स्क्वायर रूट आएगा। अगर आप यहाँ पे एंगल निकाल के देखोगे, इसको यहाँ सीधे रखना है, कॉस ऑफ थीटा 2 2 जार 4 प्लस माइनस 1 3 बन रहा है, और ये बन रहा है 2, और स्क्वायर रूट आपके पास बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 6, 3/2 स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ से आगे इसका कट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज की जा सकती है, बट अगर हम 6 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो आपके पास कुछ ऐसा बन सकता है, स्क्वायर रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एक स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं कोई वैल्यू बन पाती है कि नहीं बन पाती है। स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे बनेगा, और नीचे आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 बन रहा है। तो यहाँ से आगे कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही मुझे, तो यहाँ पे जो कॉस ऑफ थीटा है इसको आप यहीं तक रख सकते हैं, ये एक पॉसिबल वैल्यू बन रही है इसके एंगल की, जो आपको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। इफ magnitude of two vectors are 2 and 3 and magnitude of their scalar product is 3 square root 2, find out the theta। यहाँ आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, सिंपली जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी गिवन है 3 है, और ये चीज आपके पास कैलकुलेटेड फॉर्म में दी हुई है, ए डॉट बी निकाल के दिया हुआ स्क्वायर रूट 2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपके साथ है, वैल्यू आपके पास है, आप डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ आधा से ज्यादा काम क्वेश्चन ने कर दिया है आपके लिए। तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास 3 स्क्वायर रूट 2 दे रखा है, ए डॉट बी को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 3 जार, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ सिंपली 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो रहा है। कॉस थीटा आपके पास बन रहा है स्क्वायर रूट 2/2। अगर इसको हम रेशनलाइज कर दें स्क्वायर रूट 2 से, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू बनने वाले हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 बनेगा ऊपर, 2/2 स्क्वायर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 स्क्वायर रूट 2, और 1 स्क्वायर रूट 2 थीटा कॉस थीटा, तो ये बनता है कॉस 45 पे 1 स्क्वायर रूट 2, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और थीटा आपके पास फाइनली बन जाता है 45 डिग्री। तो आपका जो आंसर आने वाला है इसका, वो थीटा 45 आएगा। इसमें डेफिनेट आंसर नहीं आया है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक आपका आंसर आ रहा है तब भी ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था कोई डेफिनेट एंगल बन जाए, बट डेफिनेट एंगल नहीं बनता है कई बार। तो अगर नहीं बन रहा है तो आप यहीं तक ही छोड़ सकते हैं एंगल का। तो ये कुछ डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट कंटिन्यू करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।